ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। मेरी फेरी जो है वो निकल गई थी, वार्फ है जो, तो अब मुझे दूसरा डेस्टिनेशन मिला है, उधर आया हूँ। अभी अनिल विज जी इस गाड़ी में बैठे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं जब फेरी यहाँ पर आएगी तब हम यहाँ से बोर्ड करेंगे फेरी को और अपना जो है क्रूज़ वाला जो टूर है वो कंटिन्यू करेंगे। Thank you. Thank you. Thanks so much for waiting, guys. Sorry about that. That's fine. Gentlemen, you need to move backwards, please. You need to move right रखा गन्ना वो कैसे उसकी फसल होगी, कैसे आगे जाके चीनी बनेगी, पूरा प्रोसेस। और आकाशवाणी दिल्ली पर चल रहा कार्यक्रम बहनों की पढ़ाई, कि बहनें पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, दोनों बराबर चल रहे कार्यक्रम। उन दिनों में फ्रीक्वेंसी की बड़ी दिक्कत होती थी, रेंज की बड़ी दिक्कत होती थी। रेडियो एक है सर, फ्रीक्वेंसी दो है, आकाशवाणी दिल्ली, आकाशवाणी रोहतक। इधर आकाशवाणी दिल्ली महिलाओं की बढ़ाई, इधर आकाशवाणी रोहतक, रेडियो एक और बजे दो जगह। कैसे ये आकाशवाणी दिल्ली का रोहतक के अंदर है। सबसे पहले सभी बहनों को रामपुर भाई की राम राम। बहनों, आज हम आपको बतलाएंगे कि अनपढ़ महिलाओं की खेती टोकर खरीदा है। वैसे तो अनपढ़ महिलाएं आमतौर से फागण और चैत के महीने में बोई जाती है, लेकिन फिर कभी कभी ये 12 मासिया फसल के तौर पे पाई जाती है। अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले कई ईशा में काट के धरती में गाड़ दिया जाता है, पर ऐसी अनपढ़ महिलाओं को गंडीरी कहा जाता है। उन महिलाओं की शिक्षा अच्छी प्रकार से चल सके इसलिए ट्रकों में भर के मिलों में भेजा जाता है, उनकी अच्छी प्रकार से पिड़ाई और कुटाई की जाती है। जो बहनें अच्छी प्रकार से पढ़ लिख जाती है उनकी चीनी बनती है, जो बेचारी अनपढ़ रह जाती हैं उनकी फिर दारू निकलती है। जैसे जैसे आप शिक्षित होती जाएंगी, मंडी में भाव भी चोखे लगते चले जाएंगे। अगर बहनों आप अशिक्षित रही तो दिहाड़ीदार मजदूर भी रोड में क्योंकि हमारी बहनें उन दिनों में अनपढ़ रह जाती थी। जब पढ़ी लिखी हुई मार के दिखा देंगे कि रोड करिए। वो बिल्कुल आंकड़ा था, लेकिन गाता था तो नहीं अटकता था। तो आंकड़ा आदमी पान की दुकान पर चलेगा, पनवाड़ी जाके भाई साहब ये पान की दुकान है, उधर कहाँ जी पान की दुकान है। वो गए पटकता था, न बोला कि पान की उसको गुलकंद की जरूरत थी, न लगे पान की दुकान है तो आपके पास वो गए पटका अटक क्या गए पे उसका बापू ठहपट क्या करता। जब वो ससुराल का पहली बार उसका ससुराल ने पूछा, बेटा राजी खुशी ठीक ठाक प्रॉब्लम होगी, ठीक नहीं बोला जी ठीक बीते बार निकले मुंह में तो फूट गई, छाती बंद हो गई, जी लिकड़न हो गया, ठह तो बनाने था ना बोला जी उसका ससुराल ने बोले हे भगवान इस बार मेरे जमाई के साथ उल्टे ला दे, आगे तो देखो यहाँ होगा ना मेरी सासू के बरात जी बुद्धि की नहीं पूछू। अब वही चलते वो गुलकंद मांगने लग रहा, वो गुलकंद मांगने ला रहे बोले आपके पास मैं पूजा एक सादा भी गुलकंद से
पान वाला भी आशा ने बोला भाई को कंदोस है फितना का दद को जितना तू मांगा थी। तो मैंने सोचा मैं कहीं लेट नहीं हो जाए नेता लोगों को आने में। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया मौके पे बिल्कुल। मैंने कहा अंकल जी किधर हो? कि बोले भाई क्या बात? मैं कहा एक बार ही आना था आपने, आप आ जाओ। तो चुटकुला सा सुना, मुझे ध्यान नहीं आया। फिर अस्पताल बोले आ गया। मैं आए आते उसकी शक्ल देखते जैसे गुड्डू जी को लोग ताड़ी बजा देते हैं, आगे भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा ना, एंटरटेनमेंट अच्छा होगा। तो ऐसे ही उनके बारे में भी था। तो वो आए तो उन्होंने कहा भाई मेरे पे एक फोन आया एक आदमी का। बोला बोला हाँ भाई मलिक साहब। बोला ठीक हो? बोला हाँ ठीक हूँ। बोला जी एक कष्ट देना था आपको। बोला मेरा शाला ला के तू कष्ट देगा? तू मेरे को सुख क्यों नहीं देता भाई, तू कष्ट ही क्यों दे रहा है? तो ऐसी छोटी छोटी बातों से हर बात से वो ऐसे निकाल के बोलते थे। तो मैं इसलिए कह रहा था, मैं कहा गुड्डू जी आप बंद नहीं होना, गुलकंद वाला भी है ना, और गांव वाला भी, गाड़ी वाला भी ठीक, वो भी ले आओ जो सफीदों के आप जो हमारे एनुअल फंक्शन होते थे, यूनिवर्सिटी वाले जो तैयारी कराते थे नए नए बच्चों की, आप जो हंसने वाले, ये सारे गीत गाने गवाने वाले बहुत जबरदस्त तैयारी कराते थे गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों में। तो और पढ़ाते थे हमारे गांव के बिल्कुल साथ बुसलाना में। 12.5-13 साल बिल्कुल मेरे गांव के साथ ही इन्होंने पढ़ाया है। और वहाँ के बहुत मोस्ट पॉपुलर सिंगर और इंटरटेनमेंटर आदमी है ये, बड़ा अच्छा है। मैं तो आपको देख के वैसे ही दौड़ा हो गया था, बढ़िया हो गया। हाँ आप जरा शुरू करिए। अब बाहर पानी में तो और क्या देखना, आपको ही देखेंगे तो। अरे बोले इतना सामान है, छत पे गिरी इसने, छत पे गिर। अरे नहीं तो 2 टिकट लगेगी। रोला रप्पा हो गए और कंडक्टर ने बोला तो तले गिरे ने बोला तले तो कोनी गिरूं। कंडक्टर ने धक्का दे एक टिकट काट दी। टिकट काटते बोरी का मुंह खोल दिया। ने बोला भाई टिकट तो कटेली, गर्मी में भी क्यों बाहर आ जा। हम कॉलेज में जब एडमिशन लिया जाट कॉलेज रोहतक में, उस टाइम पे ये बीएड में थे, हमने सीआर कॉलेज में थे आप शायद। और हमने शुरुआत की यूथ फेस्टिवल्स की। उस टाइम तक तो ये बहुत बड़े कलाकार थे, तो इनसे सीखा हमने काफी कुछ। तो टिकट की बात आएगी तो एक नरेंद्र वर्गा छोरा किससे नरेंद्र बैठा, अपनी माँ के जो है बस में बैठा और कंडक्टर ने पूछी हाँ भाई किस जाओगा, टिकट ले। बोला जी दे दो 1.5 टिकट। कंडक्टर बोला 1.5 किसकी? बोला जी आधी मेरी और एक मेरी माँ की। बोला आधी तेरी? फिर ऑर्डर मुझा नहीं तरह। बोला जी मेरी पूरी दे दो, मेरी माँ की आधी दे दो, मेरी माँ मुझको नहीं दी। सबका फर्ज है कि अगली पीढ़ी को महाभारत रामायण जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर अपने कल्चर को जिंदा रखना है तो वो बातें जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और मुझे लगता है टीवी और स्कूल और कॉलेजेस जैसे, मैं अगर बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारत सरकार जो है इस पे बहुत जोरों से काम कर रही है। कई मीटिंग से हमसे भी सजेशन दिए जाते हैं। Sir, what was the most challenging part for you in a character in Mahabharata? What was most challenging, which you find is difficult? The gambling episode. It was very difficult because I was a central character of Mahabharata, and अगर जुए का एपिसोड वीक होता तो चीर हरण का मजा नहीं आता, और चीर हरण अच्छा नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो गैम्बलिंग को मुझे जो कहा गया था कि गैम्बलिंग में 6 दिन तक मेरे क्लोजअप लिए गए थे, सिर्फ मेरे क्लोजअप, और 25 दिन लगे थे उस एपिसोड को। और उसमें सबसे चैलेंजिंग ये था कि बहुत सारा कुछ बैलेंस करके चलना था। मजे की बात थी कि पांचों पांडव में सबसे छोटा था मैं उम्र में, असली जिंदगी में 5 से छोटा था, और अपने घर में भी सबसे छोटा हूँ, और मुझे रोल करना पड़ रहा था सबसे बड़े का। तो ये भी एक चैलेंज होता है लाइफ में कि जब अगेंस्ट द विंड आप जाते हैं, अगेंस्ट द विंड आप रोल करते हैं, तो उसको बहुत स्टडी करना पड़ता है आपको। तो गैम्बलिंग एपिसोड में मुझे कहा गया था कि वो एक्सप्रेशन चाहिए कि देश हिल जाए एक बार। मतलब मुझे याद है मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझे फ़ोन करके कहा था, बल्कि मेरे जीजा जी हैं
रियल जीजा जी, जो इनको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था वो एपिसोड देख के, कि वो मेरी सिस्टर को बोले कि सब कुछ हार गया, देखो आज बर्बाद हो गया, इसने सब इतना कमाया बॉम्बे जाके लेकिन आज सब बर्बाद कर दिया। तो ही टुक इट सो सीरियसली। बल्कि चीर हरण के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ भी आई थी, एक आदमी ने he committed suicide in गुजरात somewhere। तो पीपल लिटरली, आज 35 साल हो गए महाभारत को, आज भी लोग महाभारत की बातें करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस कल्चर में इतनी मुगलों ने इसको बर्बाद करने की कोशिश की है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये इसको माइथोलॉजी बोलते हैं लोग, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। इसको मिथ बनाया गया है एक्चुअली ताकि ये कल्चर खत्म हो जाए। लेकिन अब वो समय वापस आ गया है कि हम इसको हिस्ट्री समझे। ऐसे ऐसे संदेश जो है महाभारत में दिए गए, राजनीति को लेके बहुत शानदार डायलॉग है और वो मेरा फेवरेट भी है कि जब जब राजनीति डगमगाएगी, जब जब राजनीति डगमगाएगी तब तब देश के विभाजन का प्रश्न काले सर्प की भांति अपना फन उठाए खड़ा होगा। तो ये सब बातें बहुत अच्छी महाभारत में कही है। हाँ जी। क्या मैं हाथ जोड़ के आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपकी धर्मपत्नी का क्या, जब आप घर पहुंचे तो उसका क्या रिएक्शन था? नहीं, मैं घर ही था जब एपिसोड देख रहा था। अगर आप हरियाणा में ब्याह रखे होंगे ना, मैंने कहती कर दिया कांड। देखो ऐसा होता है सेलिब्रिटीज के बारे में ना, बहुत सारी अफवाहें आती हैं। स्टार्टस में एक बार छाप दिया था मेरा और मेरी पत्नी का फोटो लेके, बीच में क्रैक डाल दिया था, मैरिज ऑन द रॉक्स, शादी टूटने वाली है ये वो। उसको भी असलियत समझ के मेरे घर वालों को परेशानी हो गई थी। फिर मैंने उनका इसको आदत डाल लो, ये आता ही रहेगा ऐसा। तो हम लोगों के बारे में छपता है, कुछ भी छपता है, ये गॉसिप मैगजीन्स होती हैं, हम लोग तो नहीं पढ़ते। मैंने इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है और मैंने महाभारत से पहले करीब 25 सीरियल कर चुका था मैं, और बहुत सारी फिल्में कर चुका था। मैंने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का जो कंपटीशन होता है वो जीता था 1986 में। गोविंदा चंकी पांडे, आदित्य पांचाल, वी आर बैचमेट्स एक्चुअली। हाँ, तो उस वक्त आई वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एक्टर की जिसको ब्रेक मिलना शुरू हुआ था। आई साइंड 34 फिल्म्स इन 27 days, बट देयर वाज नो गॉडफादर टू मी। तो वो सपोर्ट नहीं मिला, बट आई वॉज द ब्राइटेस्ट। वो 85-86 में मतलब ये था कि स्क्रीन ने भी छापा था कवर पे मेरा फोटो कि न्यू स्टार ऑन द हराइजन। बहुत अच्छा तो नहीं लगता है जब लोग कहते हैं, और सबसे बुरा तो तब लगता है जब एयरपोर्ट पे 90 साल की बुढ़िया आके बोलती है तेरे को बचपन में देखा था बेटा। अरे अम्मा तूने बचपन में देखा था तो मेरा क्या हाल था। बहुत सारे अभी जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि आप तो देख देख के बड़े हुए हैं, अगर आप मुझे नहीं देखते तो क्या बड़े नहीं होते। सर आपका गीता महोत्सव में यहाँ पर हमारे पास आने का ऑफ कोर्स सरकार, हरियाणा सरकार गीता महोत्सव करवा रही है, लेकिन आप यहाँ पे आए और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज तक जो कार्यक्रम आपने देखे कैनबरा में भी और यहाँ भी, आपको सफल आयोजन लगा होगा उनका। मैं एक मिनट बताई नहीं एक बात इनके बारे में। जब है ना विद साहब सेक्रेटरीट से निकलते हैं और जाते हैं ना सड़क पे, हरियाणा के किसी उस पे बोल रहे थे, तो पुलिस वाले पता है क्या बोलते हैं, कर गब्बर सिंह कहाँ तक आ गए। बोला इनका तो नाम है हरियाणा में गब्बर आ गए। गब्बर सिंह निकल गए क्या, मतलब बाकी किसी की उसमें चूक हो सकती है, मगर जब हमारे गब्बर निकलते हैं उसमें कोई चूक नहीं होती, और सांस तब लेते हैं जब वो गाड़ी निकल जाती है। ये पता तो मेरे को भी था, पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैं आपके मुंह से बोलना चाहूँगा। और सर मैं आपका धन्यवाद किया, उससे पहले मैंने हमारी टीम के जो सदस्य हैं उनका धन्यवाद किया यहाँ पे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी अच्छी तरह से आप आपस में जुड़े हुए हैं,
और आपने गीता के प्रचार प्रसार के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मुझे 3 दिन आगे यहाँ पर हुए, मुझे अभी तक ये नहीं लगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ। मुझे लग रहा है मैं अपनी हरियाणा के किसी दूसरे शहर में आया हूँ। इतना आपका सहयोग और आप लोगों का प्यार मिल रहा है। आपने यहाँ पर रहते हुए अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा है, क्योंकि जड़ों को छोड़कर पेड़ सूख जाते हैं। अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैंने देखा कि आप पूरी तरह से, मैं सेवा जी के घर जब गया तो इन्होंने वैसी ही बैठक बना रखी थी, वैसी ही मंजियाँ, वैसे ही मूढ़े, वैसा ही हुक्का वहाँ पर मुझे देखने को मिला कि ये सबको, इन्हीं को नहीं बाकी भी सब लोगों को जो इनके निवास पर आते जाते रहते हैं, उनको ये याद कराता रहेगा कि हमारी विरासत क्या है, हमारी जड़ें क्या हैं और हम किस तौर तरीकों से और किस ढंग से हम लोग रहते हैं। बाकी हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान करवट ले रहा है, अंगड़ाई ली है भारत ने। भारत अब उड़ना चाहता है, भारत को अब पंख लग रहे हैं और पहली बार है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक, यानी हमारे आज़ाद होने के 100 वर्ष के भीतर भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए। भारत के साथ जो देश आज़ाद हुए वो देश भारत से आगे निकल गए, लेकिन अब भारत उनको भी पछाड़ना चाहता है। इसलिए सारी योजनाएं 2047 को मद्देनजर रखकर की जा रही हैं और ये तैयारियां की जा रही हैं कि 2047 तक हमारे वहाँ पर पूरी तरह से विकास हो जाए, विकास की गंगा बह जाए और हर लोगों का जो हक है, जो लोगों को मिलना चाहिए था, वो लोगों को मिल जाए। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे यहाँ पर बताया गया कि इसी महीने में नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि जिस जोश के साथ आप गीता जयंती के कार्यक्रम में जुड़ी, उससे भी कई हजार गुना जोश के साथ आप मोदी जी का जो यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम है उसके लिए जुड़े, एक एक आदमी को वहाँ पर लेके आए, अपनी भाषाओं की, अपने क्षेत्रों की सीमाओं को तोड़ दें कि कौन किस क्षेत्र से है, किस भाषा का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। हमें सबको उस व्यक्ति का, जो प्रधानमंत्री जिसने आज तक एक भी दिवाली अपने घर पर नहीं मनाई है, उसने हर दिवाली जाकर सीमा पर मनाई है। उनकी माता जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास करने के 15 मिनट बाद उन्होंने किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने आप को पूरी तरह से लोगों के लिए लगा दिया, देश के लिए लगा दिया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम घर से निकलकर उसका अभिवादन करें, उसका स्वागत करें, उसको यहाँ पर हम बताएं कि हम कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी देश में रहते हों, वो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। और देश का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसको पूरा करने में
कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे। जहां तक जो भी हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे और अपने देश को एक महान देश, जो एक नंबर का देश होना चाहिए विश्व में, वो बनाने में सब योगदान देंगे। धन्यवाद।